सभी बच्चों का मैं अभिनंदन करती हूँ आज की हमारी इस कक्षा में। आज हम कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग ए से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व आपको बता दूं कि इस पाठ का पहला भाग आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो सबसे पूर्व हम शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी के परिचय से। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और उनके गांव का नाम था जवानी और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन भी किया। 1947 से स्वतंत्र लेखन भी वे करने लगे। जब्बलपुर से वसुधा नामक पत्रिका उन्होंने निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। अब आगे देखेंगे हम हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख कृतियां कौन-कौन सी रही हैं। हिंदी के व्यंग लेखकों में उस समय उनका नाम अग्रणी था। परसाई जी की कृतियों में विशेषकर हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे इस कहानी संग्रह को भी उन्होंने लिखा था। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये एक उपन्यास था। आगे है तब की बात और थी, फिर भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। कौन कौन से थे? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सारे उनकी व्यंगात्मक संग्रह उल्लेखनीय है। आगे ये बताया गया है कि भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार और अंतर विरोधी बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है और कोरे हास्य से अलग या व्यंग एक आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। अब आज जिस पाठ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आइए पाठ से पूर्व उसकी जानकारी हासिल कर लें। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में यह एक निबंध है और इस पर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो बच्चों, हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल कर ली कि ये पाठ जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस पर आधारित है। तो आगे देखते हैं वे क्या लिखते हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब हम शुरुआत करेंगे अपने पाठ का जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। तो चलिए देखते हैं कि हरिशंकर जी ने इस पाठ में हमें क्या बताने की चेष्टा की है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हरिशंकर जी के सामने जब प्रेमचंद की एक तस्वीर सामने आती है, जो कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है, यही चित्र देखकर उनके मन में इस व्यंगात्मक
लेख को लिखने की प्रेरणा जागी और उन्होंने उसमें जो भी अनुभव किया वो अपने अनुभव के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि प्रेमचंद का ये चित्र देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो रूपरेखा है चेहरे की, उन्होंने कितनी सुंदर तरीके से बताने की चेष्टा की है कि इस चित्र में आखिरकार वो क्या देख रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद जी अपने सिर पर मोटे कपड़े की टोपी पहने हुए हैं और एक मोटा कुर्ता भी उन्होंने पहना हुआ है और कुर्ते के साथ उन्होंने धोती भी पहनी है। और अगर उनके चेहरे की रूपरेखा पर जाएं तो उनके कान यानी कान का जो पट्टी है वो चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, अर्थात उनके गाल फूले फूले नहीं थे, पिचके पिचके थे, जिससे साफ तरीके से देखा जा रहा था कि उनकी हड्डियां उभर के बाहर आई हैं। लेकिन उनके जो चेहरे पर घनी मूछें थी वो पूरे चेहरे को हरा भरा बतलाने की कोशिश कर रही थी। कितनी सुंदर रूपरेखा हरिशंकर जी ने हमें प्रेमचंद की बताई है। आगे लेखक ने कहा कि पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब क्योंकि उस चित्र को देख करके चेहरे के बाद कपड़ों के बाद हरिशंकर परसाई जी की नजर किस पे गई? प्रेमचंद के तस्वीर पे गई जहां पर उन्होंने क्या पहना था? कैनवस के जूते। कैनवस अर्थात कपड़े से बने जूते। तो ये जो जूते थे जो प्रेमचंद जी ने पहना था तो उनको देख करके लेखक मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि ये कैसे जूते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो उसके लेसेस होते हैं, जो फीते होते हैं, उनका सिरा जो होता है वो अक्सर प्लास्टिक का या लोहे के बने होते हैं। तो उसके जो सिरे होते हैं वो टूट गए हैं। तो टूटने के कारण क्या होता है, आप उसे सही तरीके से उन जूतों के अंदर आप उसे डाल नहीं पाते हैं और जैसे तैसे डाल के बस प्रेमचंद जी ने उन जूतों को कस लिया है, बांध लिया है। ये तो बात सही है कि जब भी अगर आपके फीतों का अगर सिरा खराब हो गया हो तो क्या होता है, आप कैनवस के जूतों में उसको सही प्रकार से डालने में असमर्थ होते हैं। तो क्या होता है कि आप बस यहाँ पर हम जैसे तैसे बांध लेते हैं। यही चीज़ उस समय चित्र को देख करके हरिशंकर जी को अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि बस ऐसे ही जूतों को बस नाम के लिए बांध लिया गया है, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि दाहिने पैर का जो जूता प्रेमचंद जी ने चित्र में पहना है वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक ठाक है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो उनके बाएं पैर का जूता है उसमें से उनकी उंगली दिख रही थी, अर्थात जूता फटा हुआ था। अब देखते हैं आगे लेखक हमें क्या बता रहे हैं। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब जब हरिशंकर जी ने उस चित्र को देखा तो अपने अंतर मन में ही वो सोच रहे थे, अपने आप से ही बातें कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि लगता है इस व्यक्ति को, इस अर्थात प्रेमचंद जी की तस्वीर को देख करके वो अपने मन में सोच रहे हैं कि लगता है इस व्यक्ति को पोशाक बदलने का गुण नहीं आता। ठीक है, ये कैसी पोशाक इन्होंने पहन ली है? लोग तो फोटो खिंचाने के लिए अलग अलग पोशाकें धारण करते हैं। इसका मतलब जब फोटो वो एक ऐसी धरोहर होती है जो एक बार खिंच जाती है तो सदैव के लिए आपके पास अमानत के तौर पे बनी रहती है।
तो लेखक का ये मानना है कि अगर फोटो खिंचवाते समय ये रूप सज्जा है, ये वेशभूषा है, तो इसका मतलब फिर ये आम जिंदगी में वो किस तरह के कपड़े पहनते होंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रेमचंद जी दिखावे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो जैसे हैं असल जिंदगी में अपने आप को दूसरों के सामने हूबहू वैसे ही प्रस्तुत करते थे। ठीक है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। अर्थात इन वाक्यों में लेखक ये बताना चाहते हैं, जो साहित्यिक पुरखे हैं, अर्थात प्रेमचंद जी हरिशंकर जी से बहुत पहले थे, उनकी बहुत रचनाएं हैं, उनसे बड़े थे, तो वो उनको अपना, क्योंकि पुरखे यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो यहाँ पर हरिशंकर जी ने प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखों के नाम से भी पुकारा है और ये बोला कि तुम तो साहित्यिक पुरखे हो, यानी हमारे पूर्वज हो, यानी तुम्हारे द्वारा ही लेख लिखे, पढ़कर ये सब करके ही हमने कितनी मतलब जानकारी हासिल की है, और तुम्हारा जूता फटा है और ऊपर से उसमें उंगली भी दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? हरिशंकर जी मन ही मन उस तस्वीर को, चित्र को देख करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या प्रेमचंद जी को जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी लज्जा नहीं है या संकोच नहीं है कि आखिर क्या वो इतना नहीं जानते कि उनका जूता फटा हुआ है और वो अपनी धोती को यदि थोड़ा सा और नीचे खींच लेते तो शायद ये जो जूता फटा हुआ है वो नहीं दिखता। ठीक है, तो इसी चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से उस तस्वीर में प्रेमचंद जी बड़े ही बेपरवाही के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे अपना चित्र खिंचवा रहे हैं, यानी फोटो खिंचवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश तो की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है और व्यंग है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चित्र भी दिखाया है जिसमें प्रेमचंद जी और अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, फोटो खिंचवाए हैं। अब आप इस चित्र में प्रेमचंद की जो चेहरे के भाव हैं उसे समझने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर हरिशंकर जी ने भी यही कोशिश की थी और उन्होंने क्या इसका निष्कर्ष निकाला? उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है फोटोग्राफर जब इनका चित्र ले रहा होगा तब परंपरा के अनुसार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब फोटो खिंचाने बैठते हैं तो हम सदैव अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, और भले ही वो एक प्लास्टिक स्माइल के नाम से जानी जाती हो, एक नकली हंसी जिसे हम अपने चेहरे पर प्रस्तुत करने की यानी दिखावा करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपको हंसी आए चाहे ना आए। तो यहाँ पर भी रिवाज के मुताबिक प्रेमचंद जी ने भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की थी, लेकिन दर्द के गहरे कुएं में वो कहीं मुस्कान छिपी बैठी थी। यानी उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी थी वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। ठीक है, तो उस समय की उनकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सी परेशानियां थी। तो उन परेशानियों के बीच भी वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यदि आप ठीक से देखेंगे तो उनकी मुस्कान सही तरीके से मुस्कुराहट नहीं मानी जा सकती, वो आधी अधूरी मुस्कान कहलाएगी। तो उसी समय
हो सकता है कि जब वो हंसने की चेष्टा कर रहे थे उसी समय फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, फोटो खिंच गया होगा, इसीलिए। तो यही सारी कल्पनाएं हरिशंकर जी उस चित्र को देख करके कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने अंत में ये भी बोला है कि ये मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, व्यंग है। यानी जो उनकी अधूरी हंसी है वो किस चीज़, यानी दूसरी ओर इशारा करी, ये एक व्यंगात्मक हंसी है। वो दूसरे लोगों पर हंस रहे हैं, किन लोगों पे हंस रहे हैं हम नहीं जानते, परंतु ये दूसरे जो रीति रिवाज है, जो दिखावा करने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों के ऊपर ये हंसने की चेष्टा शायद कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर उपहास, इसका शब्दार्थ होगा खिल्ली उड़ाना, यानी किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, वो हंसी जो किसी की मजाक उड़ाते समय हंसी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या फिर न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से आखिर क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। अब यहाँ पर लेखक ये हमें बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि प्रेमचंद जी की अपनी कोई मजबूरियां रही होंगी। हो सकता है कि उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, निवेदन किया होगा कि चलिए फोटो एक खिंचाते हैं, तो हो सकता है बस चल भाई एक खिंचा लेते हैं फोटो, ये कह के वो फोटो खिंचाने के लिए या फिर पत्नी का मान रखने के लिए वो वहाँ फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि उन्होंने कैसे कपड़े, कैसे जूते पहने हैं। बच्चों, इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो प्रेमचंद जी का जो जीवन था बहुत ही सरल, सादा, मतलब वो सादगी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो अपने असल ज़िंदगी में जैसे रहते थे वो कुछ भी दिखावा पसंद नहीं करते थे। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी वो जैसे थे वैसे ही उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आग्रह शब्द का अर्थ है पुनः पुनः निवेदन करना। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम से रोक देता है। अब यहाँ पर उन्होंने, लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। इन्होंने इसे ट्रेजेडी माना, दुर्घटना माना। कैसी दुर्घटना? दुर्घटना इस बात की, ये दुर्घटना है कि आदमी फोटो खिंचाने बैठा है और उसके पास ढंग के जूते तक नहीं हैं। ठीक है, और मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश का अर्थ होता है दुख, यानी सोचिए प्रेमचंद जी का जूता फटा था, इस बात का इल्म, इसकी जानकारी प्रेमचंद जी को भी थी, पर क्योंकि परिस्थिति वश वो मजबूर होंगे, आर्थिक वश वे मजबूर रहे होंगे, इसीलिए शायद उनके पास दूसरे जूते नहीं होंगे और समय का तकाजा ये कहता है कि जैसे थे वे वैसे ही बैठ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेमचंद जी दिखावे या आडंबर की दुनिया से कोसों दूर रहते थे और इसी बात को देखते हुए, इसी चीज़ को समझते हुए जब चित्र देख रहे थे हरिशंकर जी, उस बात को उन्होंने अंतर्मन से अनुभव किया कि क्या क्या मजबूरी रही होगी उस समय प्रेमचंद जी की कि वे एक फटे जूते के साथ ही चित्र खिंचाने बैठ गए होंगे। वो दर्द जो प्रेमचंद को उस समय मजबूरी उनकी रही होगी, जो दर्द उन्होंने झेला होगा, उस दर्द को हरिशंकर जी ने भी महसूस किया और इसीलिए वो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को महसूस करके तो मैं रोना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में जो व्यंग भरा हुआ है, लेकिन आपने उस चेहरे को देखा होगा, मैंने चित्र में दिखाया था कि किस प्रकार से वो अधूरी हंसी हंस रहे हैं, उनकी आंखों में एक चमक है, यानी वो जो आंखों का ये जो तीखा दर्द है, दर्द भरा जो व्यंग है, वो एकदम से हरिशंकर जी को रोक देता है। आगे बढ़ते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते,
समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसमें फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यहाँ पर बच्चों, उन्होंने मन ही मन में ये सोचा और प्रेमचंद की तस्वीर जो देख रहे थे उसे देखते ही उन्होंने सोचा कि क्या प्रेमचंद जी फोटो जब खिंचाने बैठे थे तो क्या वो जूता किसी से मांग नहीं सकते थे। यहाँ तक कि कोट, लोग जब शादी करने जाते हैं तो कोट तक दूसरे का मांग करके पहन के चले जाते हैं, और तो और दूसरे की मोटरसाइकिल या कार कुछ भी मांग लेते हैं। यहाँ तक ये देखिए किस स्तर का व्यंग यहाँ पर कहा गया है। उन्होंने ये लिखा कि लोग तो दूसरे की बीवी तक मांग लेते हैं फोटो खिंचाने के लिए। तो ये किस किस स्तर की हंसी यहाँ पर उन्होंने हमें बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि इतना सब कुछ लोग मांग लेते हैं लेकिन तुमसे एक जूता नहीं मांगा गया कि तुम फोटो खिंचाने जा रहे हो, अच्छे जूते ले लूं, किसी से मांग लूं। लेकिन नहीं, मांग वो सकते नहीं, क्योंकि वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब ये है, यानी लेखक ये मानते हैं कि शायद प्रेमचंद जी को फोटो का महत्व ही नहीं पता था, क्योंकि फोटो क्या होती है, एक धरोहर होती है। हमेशा के लिए एक बार खिंच गई तो मतलब सालों साल ये ऐसी रहेगी, कितने लोग आएंगे देखेंगे उसे। तो जो उस समय फोटो जब खिंचाने बैठते हैं तो हमें सही ढंग से बैठना चाहिए। क्या इस बात की जानकारी प्रेमचंद जी को नहीं थी? ऐसा हरिशंकर जी को लगता था। टोपी 8 आने में मिल जाती है। आगे उन्होंने कहा कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती, 8 आने यानी 50 पैसे, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या आते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यानी यहाँ पर देखिए किस चीज की तुलना किससे की गई है। यानी ये बताया गया है, टोपी जो होती है वो सर पे पहनी जाती है, ठीक है, वो हमारे मान सम्मान और इज्जत की सूचक होती है, प्रतिष्ठा की सूचक होती है। और जूते कहाँ पहनते हैं हम लोग? जूते हम हमेशा पैरों में पहनते हैं। यानी उसका स्तर देखिए और इसका स्तर देखिए, इन दोनों में कितना अंतर है। अब आते हैं इसके मूल्य पर। उन्होंने कहा है कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, यानी कम कीमत है, यानी मान प्रतिष्ठा की कीमत कम है जमाने में। लेकिन जूता तो शायद उस जमाने में भी 5 रुपए से कम का मिलता ना होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उस समय जब इतना महंगा था जूता, तो अब तो और भी बाजार में नए नए किस्म के जूते आ गए हैं और महंगाई हो गई है, तो जूते की जो मूल्य है उसमें और बढ़ोतरी हो गई होगी। तो उन्होंने बोला है, कितनी अच्छी बात यहाँ बताई है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। अर्थात जूता यानी धनवान व्यक्ति का, धनी व्यक्तियों का सूचक है, और जो टोपी है वो गुणी व्यक्ति का सूचक है। यानी एक जूते की कीमत के बराबर 2500 गुणी लोगों का जो गुण है वो एक बराबर है। हाँ, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से 25 लोगों में जो गुणी लोग हैं उनके अंदर जितना गुण भरा है उतना तो एक धनी व्यक्ति के पास धन है, बराबर है। यानी किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लगता है प्रेमचंद जी भी इसी मूल्य के मारे हुए होंगे, अर्थात उनकी भी आर्थिक अवस्था अच्छी ना होगी, क्योंकि अगर अच्छी होती तो वो अच्छे जूते पहन के कम से कम फोटो खिंचाने बैठते। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, लोग जो गुणी व्यक्ति भी होते हैं ना, वो धनी व्यक्ति के आसपास चमचागिरी करते रहते हैं, जी हुजूरी करते रहते हैं, और ये सब चीज़ करते वो अपना उल्लू सीधा करते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे प्रेमचंद जी इस तरह के व्यक्तित्व के नहीं थे। वे सादगी का जीवन जीते थे और दिखावे से कोसों दूर रहते थे। आगे देखते हैं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक जाने क्या क्या नाम कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अर्थात यहाँ लेखक हरिशंकर जी हमें ये बता रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी है वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने कई उपन्यास, कथा, निबंध, जाने किन किन नामों से उनको पुकारा जाता था। उन्हें महान कथाकार कहीं कहा जाता था, उपन्यासकार कहा जाता था। लोग तो उन्हें युग प्रवर्तक यानी ऐसे ऐसे महान शब्दों का वो वजन उन पे रखा जाता था कि वो हैं, उनका अस्तित्व है इस लायक। लेकिन इतना सब कुछ यानी अर्थात इतना महान होने के उपरांत भी तुम फटा जूता पहन करके फोटो खिंचाने बैठ गए। कहने का अर्थ ये है कि तुम कितने भी महान हो, लेकिन कम से कम फोटो खिंचाते समय तुम फटा जूता ना पहनते और अच्छा जूता पहन के फोटो खिंचाते। कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित हैं। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने हमें बताई है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी अपनी तुलना प्रेमचंद जी के साथ की है और ये बताया है कि उनकी यानी हरिशंकर जी की आर्थिक अवस्था कोई प्रेमचंद जी से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तुलनात्मक बिल्कुल बराबर ही था। तो बस फर्क सिर्फ इतना ही था कि उनके जूतों से उनकी उंगली दिख रही थी, लेकिन उनका तला बिल्कुल ठीक था प्रेमचंद जी के जूतों का। परंतु यहाँ पर हरिशंकर जी के जो जूते हैं ऊपर से दिखने में ठीक हैं, लेकिन उसका जो तला है वो पूरी तरह से घिस गया है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से आर्थिक अवस्थाओं, कठिनाइयों, इन सब से जूझ रहे लेखकों की उस समय क्या अवस्था रही होगी। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तुम दिखावा नहीं करते, मेरा यहाँ जूता बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कोई ये नहीं मेरे जूते को देखकर बोलेगा कि इसका जूता फटा हुआ है, मेरा ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है, परंतु मेरा तला यानी जो उनकी अवस्था है, तले की तुलना जो है, जूते के तले की तुलना उन्होंने आर्थिक अवस्था से की है कि किस प्रकार से उनकी भी आर्थिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, खाली ऊपर से देखने में लगता है कि सब ठीक है, यानी यहाँ पर दिखावे की ओर इशारा किया जा रहा है कि हम दिखावे की दुनिया में जीते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक बात कही है कि किस तरह से मेरा जूते का तला तो बिल्कुल घिस गया है, यहाँ तक कि जो तले से लग लग के मेरा पैर भी लहूलुहान हो जाता है। लेकिन उन्होंने अंत में एक बात कही है और ये बात ये है कि वो कह रहे हैं कि शायद प्रेमचंद जी को पर्दे का महत्व नहीं पता और हरिशंकर जी कहते हैं कि हम तो पर्दे के लिए कुर्बान हो जाते हैं। पर्दे यानी दिखावा, किसी भी चीज़ को हम क्यों ढक के रखते हैं, हम क्यों घर में पर्दा लगाते हैं, हम इसीलिए पर्दा लगाते हैं ताकि कोई बाहर से हमें देख ना ले। ठीक है, हम किसी चीज़ को ढकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी वे ये कह रहे हैं कि हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि हम तो दिखावे की दुनिया में जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जी के तस्वीर को देख करके वे कह रहे हैं कि वे कितने सादगी परस्त थे। वो जो असल ज़िंदगी में जैसे वेशभूषा, जो उनका व्यक्तित्व था, ठीक वही चीज़ इस चित्र में भी दिखाई देती है। और इसी के साथ ही मैं इस पाठ का पहला भाग यहीं पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नोत्तर की तरफ।
पहला प्रश्न, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई? जब उन्होंने वो चित्र देखा तो ऐसा क्या उसमें कुछ प्रमुख था कि उनकी दृष्टि अटक गई? इसका उत्तर है, लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचाया है उसमें बड़ा सा छेद है और इससे प्रेमचंद की क्या हो रहा है, अंगुली बाहर दिखाई दे रही है लोगों को। और प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का कोई प्रयास भी नहीं किया। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? मैंने आपको चित्र इस भाग में दिखाया बहुत पास ला करके कि किस तरह से उनके चेहरे पर आधी अधूरी हंसी थी। तो आइए देखें इसका उत्तर क्या था। प्रेमचंद के चेहरे पर अधूरी मुस्कान थी। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। अभावों से उनकी मुस्कान खो सी गई थी, यानी जिंदगी में बहुत सारी मजबूरियां थी, कमियां थी, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर वो हंसी लाने की कोशिश कर रहे थे और फोटोग्राफर के कहने पर भी ठीक से जल्दी से मुस्कुरा भी ना पाए और उनकी मुस्कान वहां पर आधी अधूरी रह गई। तीसरा प्रश्न है, जूता हमेशा कीमती रहा है, ऐसा कहकर लेखक ने समाज की किस विसंगति पर प्रकाश डाला है? क्यों इस पाठ में ये बताया गया है हरिशंकर परसाई द्वारा कि जूता तो टोपी के मुकाबले महंगा ही रहा है, पहले भी और आज भी? इसका उत्तर है, जूता धन और बल का प्रतीक है। जूता समाज में सदा से ही आदर पाता आया है, अर्थात गुणवान व्यक्तियों को भी धनवानों के सामने कम आंका गया है और धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को भी झुकने पर विवश कर दिया है। ये समाज की विसंगति ही है। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सही या गलत। अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसका उत्तर हम देखेंगे। पहला वाक्य, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, सही या गलत? तो इसका उत्तर होगा गलत। अगला प्रश्न, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो आपने इस पाठ में अभी ये पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कि यह वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, ऐसा हरिशंकर जी ने कहा या नहीं? तो इसका उत्तर है कि ये गलत वाक्य है। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर प्रस्तुत होंगी इस पाठ के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।